सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो आज का जो हिंदू सेशन है उसको डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल रहता है क्योंकि संडे का सेशन है और संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं। सो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साइंस टेक का एक इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो आपको जो है लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इश्यूज डिस्कस आपके होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वासी क्रिस्टल के बारे में, कोलैप्स ऑफ एच एम्पायर, लॉस ऑफ वेटलैंड, मिलेट्स फॉर हेल्थियर फ्यूचर, H5N1 के बारे में, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो ये टॉपिक जीएस पेपर 3 का है, ये साइंस का टॉपिक है। ये आपका एग्रीकल्चर और वी कैन से एनवायरनमेंट का टॉपिक वी कैन मतलब इसमें आप ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर का टॉपिक इंक्लूड कर सकते हैं। ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, फिर ये साइंस का टॉपिक है। एक टॉपिक टर्की के ऊपर है, वो डिटेल्ड में आया है अर्थक्वेक के बारे में। इस पर मैंने उससे भी ज़्यादा डिटेल्ड में जो आर्टिकल आया है उससे भी ज़्यादा डिटेल में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट व्हाट हाउ अर्थक्वेक कॉज्ड, व्हाई अर्थक्वेक कॉज्ड इन टर्की। ठीक है, तो उसको आप लोग अगर नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर से गो थ्रू होना है। वो वीडियो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना डिटेल में, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी का प्रश्न बिल्कुल फ्रेम हो सकता है। देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी जिसमें प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। एडवांस कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम 2023 के लिए 18 तारीख से शुरू हो रहा है। अब देखो यहाँ पे आई एम कवरिंग जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक के जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे अन अकेडमी के अंदर। आई एम गोइंग टू टेक दिस सेशन। 23 की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, जैसे भी करके इस कोर्स का आपको हिस्सा बनना ही है। ये मेरा सभी से आप कह दो कि सजेशन भी है। पिछली बार 15 में से 14 साइंस के प्रश्न थे। मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी शो कर दूंगा, जैसे रोज ही मैं आपको शो करता हूँ। तो unacademy.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, SPLIVE इस कोड को डाल दो, SPLIVE इस कोड को डालो और ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 23 की तैयारी कर रहे हैं तो इसका हिस्सा आपको जरूर से बनना है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कोर्स हो जाएगा आपका, और जनवरी 2022 से लेके पूरा कवरेज रहेगा जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं। तो 24 के लिए भी आप हिस्सा बन सकते हैं, अलग से ज्वाइन कर सकते हैं 24 के लिए भी। तो यहाँ पे देखो ये सारे कोर्सेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो आप सभी कोर्सेज का आप जरूर से हिस्सा बने। ये एडवांस कोर्स है साइंस टेक का प्रीलिम्स 2023 के लिए। कोड याद रखना है, दैट इज SPLIV। unacademy.com UPSC CSC एंड देन यू हैव टू पुट द कोड दैट इज SPLIV और ज्वाइन कर लो। चलो लेट्स डिस्कस द क्वासी क्रिस्टल, द कंसेप्ट ऑफ द क्वासी क्रिस्टल जो आपका है कई सारे एस्पेक्ट पर है। तो क्वासी क्रिस्टल के बारे में कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं, व्हाट बेसिकली इज क्वासी क्रिस्टल एंड ऑल। तो यहाँ पे देखो, साइंटिस्ट रिपोर्ट्स फाइंडिंग अ थर्ड नेचुरल सोर्स ऑफ क्वासी क्रिस्टल। सो जो साइंटिस्ट हैं दे हैव रिपोर्टेड फाइंडिंग अ थर्ड नेचुरल सोर्स ऑफ क्वासी क्रिस्टल। क्वासी क्रिस्टल का जो थर्ड नेचुरल सोर्स है उसको फाइंड किया। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है, जैसे जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट दे हैव फाइंड द थर्ड नेचुरल सोर्स ऑफ क्वासी क्रिस्टल। सो पहले कहा गया था कि ऐसा कोई बहुत मुश्किल है कि जो क्वासी क्रिस्टल उनको फाइंड कर पाना, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ जो इनकी प्रॉपर्टी है वो काफ़ी डिफर करती है। दे हैव अ वेरी सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो बहुत ही अनयूजुअल है। तो क्रिस्टल्स जो टर्म है, तो जो एटम्स हैं एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। जैसे मान लो कोई भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा तो देयर विल बी अ सर्टेन पैटर्न। पैटर्न के बेसिस में ये पूरा जो अरेंजमेंट है वो आपका रहेगा। देयर विल बी सर्टेन सेट ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो जो क्रिस्टल्स हैं, दीज क्रिस्टल्स विल बी अरेंज्ड इन अ सेट ऑफ पैटर्न। पैटर्न में एक अरेंजमेंट होता है। लेकिन जो क्वासी क्रिस्टल्स हैं इसमें ये बहुत इरेगुलर पैटर्न, मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वासी क्रिस्टल एंड क्रिस्टल। क्वासी शब्द मतलब कोई भी चीज हाफ हो जाती है, जैसे क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब जुडिशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दोनों ही उसको ऑप्ट करना होता है। तो आपके पास टर्म यूज होता है क्वासी जुडिशियल फंक्शन। ऐसी क्वासी क्रिस्टल की जब हम बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी क्रिस्टल्स के जिसमें आपके जो भी एटम्स है दे आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिकल मैनर, बट हियर दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ पीरियोडिकल मैनर, रादर इरेगुलर इंटरवल्स में अरेंज्ड है। तो क्वासी क्रिस्टल्स डिस्कवर किए गए थे 1982 के अंदर। लेट 90s की बात करें तो साइंटिस्ट दे बिगन लुकिंग फॉर अ क्वासी क्रिस्टल इन नेचर। नेचर में वो लोग सर्च करना उन्होंने स्टार्ट किया। कई सारे साइंटिस्ट उन्होंने इस पर स्टडी की। पहली बार जो नेचुरल जो क्वासी क्रिस्टल 2009 के अंदर आपका पता पता चला, माइक्रोस्कोपिक ग्रेन इन द पीस ऑफ
खटेरका करके है, ये एक मेटेराइट है, ये कोरियाक माउंटेन्स है रशिया के अंदर। तो जो कोरियाक माउंटेन्स रशिया के अंदर है वहाँ पे खटेरिका मेटेराइट्स जो है वहाँ पे उस पीस में क्वासी क्रिस्टल आपका मिला। तो ये जो मेटेराइट्स है बहुत समय तक वी कैन से कि जो मेटेराइट्स होते हैं जो आसमान में कई प्रकार के आपके जो बॉडीज़ हैं जिसे फ्रेगमेंट्स भी हम कह सकते हैं, तो वो टूटेंगे, फ्रेगमेंट्स टूटेंगे किसी भी हैवी बॉडी से, जैसे मान लो कोई कोई प्लैनेट है तो उसका टुकड़ा, जिसे हम एस्टेरॉइड शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। फर्दर वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा बिकॉज ऑफ द हीट, ये मीटियोर्स मीटेरॉइड्स में कन्वर्ट होता है और फिर वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है गो थ्रू होता है और फर्दर किसी भी लैंड बॉडी पर हिट कर सकता है वो। सो ये जो मेटेरॉइड्स हैं बिकॉज दे गो थ्रू आप कह सकते हैं कि हीटिंग एंड प्रेशर डिफरेंट काइंड ऑफ, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ क्वासी क्रिस्टल। सो एक नेचुरल सोर्स क्वासी क्रिस्टल का देखने को मिला है। देन जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट है 1945 में, वहाँ भी जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है आपका जुलाई 16 1945 में न्यू मैक्सिको में, वहाँ भी इसका जो सोर्स है वो आपका मिला है। और थर्ड अभी आइडेंटिफाई आपका किया गया, तो साइंटिस्ट जो है थर्ड नेचुरल रिसोर्स जो है उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। सो दे हैव हाईलाइटेड अबाउट इट, दे हैव asked like they have also highlighted कि जैसे फॉर एग्जांपल जो विंड ब्लोन ड्यून्स हैं नॉर्दर्न नेब्रास्का, ये जो रीजन है जो विंड blown dunes हैं of northern Nebraska, they had uncovered a metallic fragment of long tube-based mass of sand heated fused by high electric current। अब देखो इसमें यहाँ पे ये थर्ड सोर्स के रूप में है, तो यहाँ पे जैसे मान लो सैंड ड्यून्स है, सैंड पड़ी हुई है, उसमें हाई इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये काफ़ी समय तक पड़ी हुई है और ये सैंड ड्यून्स चारों तरफ है। तो यहाँ पे भी आपका जो क्वासी क्रिस्टल है इसके सोर्स को आइडेंटिफाई आपका किया गया है। तो व्हाट बेसिकली इज अ क्वासी क्रिस्टल और इसके कौन कौन से सोर्सेस हैं ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज रिलेटेड विथ ड्रॉट, जो सूखा होता है, जो सूखा है या जिसे हम ड्रॉट भी कहते हैं, ये जो सूखा है ये बहुत ह्यूज इम्पैक्ट करता है। देखो कहीं भी अगर पूरे तरीके से सूखा पड़ेगा सो इट विल इम्पैक्ट द वेजिटेशन ऑफ दैट रीजन पूरे तरीके से। इवन वाटर का जो नीड है दैट वोंट बी फुलफिल्ड, जो वाटर का नीड है वो भी नहीं हो पाएगा पूरा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी जो सिविलाइजेशन है वो डिपेंड करती है वाटर पर और इकोसिस्टम पर, बहुत अधिक निर्भर करती है हमें अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए। लेकिन अगर सूखे की स्थिति आएगी, वाटर की अवेलेबिलिटी, क्रॉप्स को ग्रो करना, बहुत सारे चैलेंजेस आपके आएंगे। तो अभी एक रिसर्च आई है और उसने हाईलाइट किया है कि ड्रॉट में हैव लेड टू द कोलैप्स ऑफ द हिट्टी एम्पायर। ठीक है, तो ये जो ड्रॉट है, ड्रॉट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस कोलैप्स ऑफ दिस एम्पायर। ठीक है, इस जो एम्पायर है इसके कोलैप्स के लिए ड्रॉट या सूखापन रिस्पॉन्सिबल है, जो सूखिया की स्थिति आई थी। अब देखो इसमें आपसे कोई ये तो नहीं पूछेगा कि ये जो एम्पायर है ये बेसिकली क्यों ख़त्म हुआ है, ये तो बहुत रेयर है पूछ पाना। लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द ड्रॉट, आप एग्जांपल के रूप में कोट कर सकते हो। ये एम्पायर आपका टर्की के अंदर था इस समय तक 1198 बीसी एंड 1196 बीसी। तो यहाँ पे इस समय बहुत मेजर सूखा आया था और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो ख़त्म हो गया था। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट जो चेंज है, वी कैन से जो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज, इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ह्यूज रहता है, चाहे वो पानी हो, खाना हो, फूड सिक्योरिटी, क्रॉप ग्रो नहीं होगा तो फिर कैसे कैसे होगा, पानी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो कैसे होगा। तो दिस हैज़ रिजल्टेड इनटू कि पूरे तरीके से जो एम्पायर है वो कोलैप्स कर गया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इवन द नेचुरल फैक्टर्स और द फैक्टर्स लाइक जो ड्रॉट जैसे फैक्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ एम्पायर। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज रिलेटेड विथ वेटलैंड्स। इस पर भी आप जो ये फैक्ट है इसको कोट कर सकते हो इन राइटिंग अबाउट एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक, या फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, सो यू कैन मेंशन अबाउट इट, इसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक्सटेंसिव वेटलैंड लॉसेस ऑफ 21% बिटवीन 1700 से 2020 तक का ये जो समय है इसमें। तो यहाँ पे कहा गया कि जो वेटलैंड्स, जैसे वेटलैंड्स क्या है, जो आपके दलदली क्षेत्र हैं, जैसे आप ये पूरा लैंड देखो इसमें पानी है, तो ये क्या है, दीज आर द वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या है, दीज आर, ये दलदली जो क्षेत्र हैं इन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं। तो वेटलैंड्स क्या है की बात करें, सो वर्ल्ड लॉस्ट अबाउट 20% ऑफ इस नेचुरल वेटलैंड्स बिटवीन 1700 से 2020 बीच में। तो आप इमेजिन करो 20% जो नेचुरल वेटलैंड्स उसका लॉस हो, वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, वर्ल्ड का मतलब बहुत लार्ज एरिया है, वो लार्ज एरिया का लॉस हुआ है
लॉस आपका हुआ है। सो एक प्रकार से कितने समय में कितनी किन किन जगहों में ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से वेटलैंड का लॉस आपका हुआ है, तो इसका पूरा रिकॉर्ड रखा गया और इसमें ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई कि अराउंड 20% ऑफ द नेचुरल वेटलैंड्स उनका लॉस हुआ है, एंड द मेजर फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज ह्यूमन इंटरवेंशन। जो ह्यूमन इंटरवेंशन एक बहुत बड़ा इसमें एक फैक्टर यू कैन से रेस्पॉन्सिबल, जो वी कैन से कि जो ह्यूमन फैक्टर इज द मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो लगभग 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो इंडियन वेटलैंड है वो लॉस हुआ है सिंस 1700, और लॉस लगभग 21% ऑफ द ग्लोबल वेटलैंड्स का, नेट लॉस ऑफ 21% ऑफ द ग्लोबल वेटलैंड, यू कैन से नेट लॉस जो है लगभग 21% है ग्लोबल वेटलैंड का। बहुत ह्यूज नंबर है सिंस 17, मतलब आप मानो 1700 से 1800, 1800 1900 से 2000 अभी ये चल रहा है, तो 300 साढ़े 300 साल का जो टाइम पीरियड है इसमें हमने इतने सारे अगर इसी स्पीड से वेटलैंड्स का लॉस होगा तो फिर बहुत ह्यूज इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि वेटलैंड्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो 2-3 रूल्स अबाउट वेटलैंड्स। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकेंड। आप लोग लाइक बटन प्रेस कर अपना अटेंडेंस कब सेशन देते हैं देखते हैं वो जरूर से मेंशन करें। कल से जो आपका सेशन होगा आई विल ट्राई कि और काफ़ी जितना जल्दी है वो आपका हो सके, है ना। तो यहाँ पे प्रयास यही आप लोगों को करना है कि अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते रहना है। समय मिले तुरंत सेशन इसको देखना है, एटलीस्ट अप्रैल एंड तक आपको देखना चाहिए, 20 अप्रैल तक तो देखना ही चाहिए। कई सारे ऐसे टॉपिक्स डिस्कशन होंगे जो आपको प्रीलिम्स में उसके क्वेश्चंस जरूर से देखने को मिलेंगे, और ये इतना अगर आप गैप क्रिएट कर दोगे तो फिर जो मेंस है, मेंस के टाइम पे बहुत आपको दिक्कत होगी। 3-4 मंथ्स आपके छूटेंगे तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द मिलेट्स पे देखो, प्रीलिम्स में बहुत बढ़िया प्रश्न फ्रेम हो सकता है और मेंस में भी बढ़िया प्रश्न इसमें फ्रेम हो सकता है। जब हम बात करते हैं मिलेट्स पे, बिल्कुल प्रश्न आपके लिए बढ़िया फ्रेम हो सकता है, क्योंकि 2023 इंटरनेशनल ईयर जो मिलेट के रूप में डिक्लेयर किया गया है, तो बिल्कुल प्रश्न इसमें फ्रेम हो सकता है। और इस पर बहुत बार हम लोगों ने डिस्कशन भी जो है वो किया है। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स उसको डिस्कस करते हैं। सो मिलेट्स फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर, ये आपका टॉपिक है। सो जो मिलेट्स की अगर हम बात करें तो जैसे ज़्यादातर जो हम भी फूड कंज्यूम करते हैं, राइस व्हीट सभी लोग कंज्यूम करते हैं, मेज, एंड लगभग 13 ऐसी क्रॉप है जिसमें हमारा जो न्यूट्रिशनल नीड है 80% न्यूट्रिशनल नीड डिपेंड करता है। अब जिस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो अब कोई भी क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर और वाटर, मतलब कुछ कंडीशंस की जरूरत है, उसी कंडीशन में ही वो क्रॉप ग्रो कर पाएगी। बट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दोज कंडीशंस। तो जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो सकता है। अब अगर प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो न्यूट्रिशनल नीड भी आपकी फुलफिल हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फूड का अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी देखना है कि मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो क्या ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि ड्रॉट को भी फेस कर सके, अगर सूखे की स्थिति आए तो उसको भी फेस कर सके, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम न्यूट्रिशनल नीड भी पूरी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो क्रॉप मिलेट्स की जब हम बात करते हैं तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इवन दे कैन बी ग्रोन, अगर रेनफॉल आपका उसमें बहुत वेरिएशन है, वेदर पैटर्न में बहुत वेरिएशन है, तो वो हमारी जो नीड है, फूड नीड, न्यूट्रिशनल नीड है, उसको मीट करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे पर्ल मिलेट है, या बाजरा है, ज्वार है, या रागी है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं न्यूट्रिशनल रोल हो सकता है। बिकॉज ये कई सारे जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन ये कैरी भी करते, थेनाई है, समाई है, ऐसे बहुत सनवा करके हैं, और ये ब्रेड और बिस्किट बनाने के भी काम आते हैं। तो धीरे धीरे क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपका बढ़ता चला जाएगा तो इन क्रॉप्स की भी इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ती चली जाएगी। लगभग 10,000 ईयर से एशिया और अफ्रीका के अंदर जो मिलेट्स है उसका इस्तेमाल हो रहा है। एंड ऐसी भी स्थिति है कि मान लो अगर सूखे की स्थिति आती है, उस स्थिति में भी इनको ग्रो किया जा सकता है। इंडिया लगभग 12 मिलियन मेट्रिक टन मिलेट्स एनुअली प्रोड्यूस करता है। तो अगर मिलेट्स का कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ता है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम धीरे धीरे मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फिर एशिया है, अफ्रीका है, यहाँ पे भी अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो बहुत सारे लेवल पे इन कंट्रीज में, और भी देशों की जो कंट्रीज और भी देश जो है वहाँ पे जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको मीट करने में हम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो नीड और रिक्वायरमेंट। और जैसा हमें ये भी देखना कि इससे हमारे फार्मर्स को बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत समय से इन क्रॉप्स को ग्रो भी कर रहे हैं। राजस्थान की बात करो तो बहुत समय से ग्रो भी कर रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
ग्रो भी कर रहे हैं, और जो भी ज़्यादा प्रोडक्शन आपका होगा उसको हम दूसरे स्टेट्स में राजस्थान से भी भेज सकते हैं, दूसरे जो आपके देश है वहाँ भी हम सेंड कर सकते हैं। तो फूड और एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिक्लेयर भी किया है 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट, और इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की गई। इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और जो बड़े बड़े डिग्निटरीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, तो उन्होंने साथ में मिलकर मिलेट के जो प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन भी किया, जिससे कि लोग भी अवेयर हो सके, क्योंकि मिलेट्स का अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसका फ़ायदा भी है, क्योंकि जितना अधिक कंजम्पशन होगा उतना अधिक फिर प्रोडक्शन होगा, क्योंकि अगर कंजम्पशन ही नहीं है तो प्रोडक्शन का भी कोई इतना फायदा नहीं हो पाएगा, फिर जो फार्मर्स उसको ग्रो भी नहीं करेंगे। तो ऐसे ईट राइट मील पंजाब के अंदर, केरला, तमिलनाडु, तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स जो है अलग अलग जगहों पे लिए गए। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ H5N1 के बारे में है। वायरस की बात करें, देखो वायरस के बारे में पिछली बार भी देखो तो काफ़ी प्रश्न आए थे। आपके आई थिंक 2021 के प्रीलिम्स में 4 प्रश्न थे, और वो प्रश्न ऐसे अच्छे खासे डेप्थ में थे। इन्हीं आर्टिकल्स को जो हिंदू के आते रहते हैं संडे के, उसकी अगर नॉलेज आपने की हुई है तो आप आंसर कर सकते थे उनके। तो यहाँ पे देखो जो वायरस होते हैं, दीज वायरस कैन बी DNA बेस्ड, दीज वायरस कैन बी RNA बेस्ड। ये DNA बेस्ड भी हो सकते हैं और ये RNA बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कोई भी वायरस अगर DNA बेस्ड होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इट विल बी मोर स्टेबल, ऑल्दो आप कह सकते हैं कि जो वेरिएशन है वो देखने को मिलता है। स्टेबल का मतलब ये है कि अगर वायरस स्टेबल नहीं है तो उसमें म्यूटेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे RNA बेस्ड वायरस में म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होगा, जितना वेरिएशन अधिक होगा उतने ज़्यादा इनके वेरिएंट्स बनते हैं, जितने अधिक होगा उतना अधिक वेरिएंट्स होंगे। तो नए नए तरीके के वायरस भी इमर्ज हो रहे हैं, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का जो है कंटिन्यूस बेसिस में लॉस हो रहा है, तो नए नए तरीके के वायरस भी आपकी इमर्ज हो रहे हैं। अब उनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी में क्या पड़ता है वो वी डोंट नो। अब कोरोना वायरस है, उसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव पड़ा, धीरे धीरे बॉडी अडॉप्ट कर जाएगी। ऐसे कोई नया वायरस आया, फिर हमारे शरीर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब एक चैलेंजिंग टास्क बन जाते हैं फ्यूचर के अंदर। इसलिए हम वन हेल्थ की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट दैट वी कॉल इट एज वन हेल्थ। तो वन हेल्थ में क्या है कि आप एनवायरनमेंट के हेल्थ को भी ध्यान में रखते हो, आप जो है एनवायरनमेंट के हेल्थ भी ध्यान में रखते हो, आप जो लाइक एनवायरनमेंट है, ह्यूमन हेल्थ है, एनिमल हेल्थ है, सबके हेल्थ का। क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट द हेल्थ एस्पेक्ट, क्या कि आप सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पे ही ह्यूमन हेल्थ पे ही फोकस करो, और वी आर ट्राइंग कि सारा जितना भी है सभी लोग हैं उनका सभी लोग हेल्दी रहे, सारे ह्यूमंस हेल्दी रहे। तो ऐसा नहीं कि आप एनवायरनमेंट अनहेल्दी रहे, वाइल्ड एनिमल्स अनहेल्दी रहे, एनिमल्स अनहेल्दी रहे, इकोसिस्टम अनहेल्दी रहे, एंड ह्यूमन हेल्दी रहेगा, ऐसा नहीं। तो वी हैव कम अप विद द आइडिया ऑफ वन हेल्थ, कि सभी हेल्दी रहेंगे तो ह्यूमन अपने आप हेल्दी रहेगा। बट नए नए जो वायरस है दे आर इमर्जिंग। अब यहाँ पे जैसे H5N1 की बात करें तो इसका स्प्रेड हो रहा है। अब इसका स्प्रेड दूसरे जीवों में हो रहा है, दूसरे जीवों से ये आपका इंसानों में स्प्रेड हो सकता है। सो इट कैन स्प्रेड टू ह्यूमन एज वेल, मतलब ह्यूमन को स्प्रेड हो सकता है, दूसरे जीवों से ह्यूमंस को स्प्रेड हो सकता है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू की बात करें तो ये बहुत ही हाईली कॉन्टेजियस है, मतलब बहुत तेजी से स्प्रेड होगा, एक बर्ड से दूसरे को हो जाएगा, दूसरे एनिमल्स को हो जाएगा। सो वायरस इवन दे कैन इन्फेक्ट मैमल्स, बर्ड से स्पिल ओवर, या एक बार ये भी आपको याद रखना, एक टर्म बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ जूनोटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जूनोटिक, व्हाट डू यू मीन बाय जूनोटिक। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इसके वेरिएंट्स भी हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के, जो कि बहुत तेजी से स्प्रेड भी हो रहे हैं, बर्ड से दूसरे मैमल्स में बहुत तेजी से स्प्रेड, हाईली कॉन्टेजियस इन्हें कहा जा सकता है। सो H5N1 हाईली पैथोजेनिक है, सब टाइप एवियन इन्फ्लुएंजा है, सेवियर डिजीज, डेथ, बर्ड्स की डेथ और डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई जो ह्यूमन इन्फेक्शन है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो जनरली दे डोंट इन्फेक्ट ह्यूमन, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ह्यूमन भी इन्फेक्ट हो सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में ह्यूमन इन्फेक्टेड बर्ड की आता है। तो H5N1 की बात करें तो कई सारे ऐसे जो ये इवन डोमेस्टिक कैट्स हैं, जो मैमल्स हैं, उनको ये स्प्रेड आपका बहुत तेजी से हो सकता है। अगर सपोज करो बर्ड इन्फेक्टेड है और उसमें वायरस है, तो उसको मरे हुए बर्ड को कंज्यूम कर लिया, बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गए, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसे जैसे कैट है, कैट को स्प्रेड हुआ, कैट से हम पर भी स्प्रेड हो सकता है। देर इज सब टाइप, जो H5N1 का एक सब टाइप है, तो देर इज दिस पॉसिबिलिटी। तो न्यू स्ट्रेन ऑफ H5N1 नेम्ड 2.3.4.4 बी, ये इमर्ज हुआ, रैपिडली स्प्रेड
एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड फिर नॉर्थ साउथ अमेरिका बाय 2021 2022 रेस्पेक्टिवली। बहुत सारे जो मैमल्स है दे वर आल्सो इन्फेक्टेड इन दीज आउटब्रेक्स। ह्यूमन इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लाइक ऐसे बहुत सारे ऐसे वेरिएंट्स हैं जो कि स्प्रेड हुए एशिया, अफ्रीका, यूरोप के अंदर, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एंड देर इज दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि ह्यूमन इन्फेक्शन भी कुछ केसेस में आपको देखने को मिले हैं। ऑल्दो जो इन्फ्लुएंजा का H5N1 टाइप है वो ह्यूमंस को रेयरली इन्फेक्ट कर सकता है। रेयरली मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं कर सकता है, रेयरली मतलब इट कैन इन्फेक्ट बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। सो अगर H5N1 का आउटब्रेक है तो इसका कई ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी, आर्थिक इम्पैक्ट भी होगा। जैसे अगर ये H5N1 स्प्रेड होता है, जो मुर्गी पालन इंडस्ट्री है दैट विल बी अफेक्टेड। इवन जो कि इट विल थ्रेटन फूड एंड वैक्सीन सिक्योरिटीज, क्योंकि एग्स का यूज़ किया जाता है वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। तो ये टर्म ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि H5N1 की वजह से जो मुर्गी पालन है दैट विल बी अफेक्टेड, बट इट विल ऑल्सो हैव अ फूड सिक्योरिटी एस्पेक्ट, क्योंकि जो हैन है वो न्यूट्रिशनल नीड के लिए भी यूज़ होता है, लोग कंज्यूम करते हैं जो नॉन वेज खाते हैं। उसके अलावा जो वैक्सीन सिक्योरिटी दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, बिकॉज जो एग्स हैं उसको वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल आपका किया जाए। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो प्रिवेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कई प्रकार के मेथड्स की ज़रूरत है। मेथड्स सबसे ज़रूरी ये है कि जब भी ऐसा स्प्रेड होता है तो उस पूरे जगहों में, चाहे वो डेड बर्ड्स हैं, उनका सेफ डिस्पोजल किया जाए, क्वारंटीन किया जाए, उस एरिया को पूरा उसमें आना जाना रोका जाए, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स, इक्विपमेंट्स को पहनना, जब ऐसे बर्ड्स को आप हैंडल करते हैं, प्रॉपर सर्विलियंस करना, मॉनिटर करना, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। फिर ह्यूमन वैक्सीन अगेंस्ट H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा, ये भी आपकी डिज़ाइन किया गया है। लेकिन क्योंकि ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा म्यूटेट करता है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलता है, सडन चेंजेस देखने को मिलता है, बिकॉज इट इज ए हाईली म्यूटेबल नेचर H5N1 वायरस की जब हम बात करते हैं, तो इससे वैक्सीन इतनी एफिशिएंट नहीं होती। देखो वैक्सीन सिंपल से कंसेप्ट में काम करती है कि जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको इनएक्टिव फॉर्म में आपके शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, आपका शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करेगा। लेकिन अगर जो बाहर वाला वायरस है, अगर उसने अपने आप को बदल ही दिया, तो जो वैक्सीन वो इतना हेल्पफुल आपकी नहीं होगी। तो जरूरी ये है कि एक मॉलिक्यूलर सर्विलेंस करना जरूरी है। जो भी बदलाव हो रहा है वायरस में, चाहिए H5N1 का सब टाइप है या ऐसे स्प्रेड हो रहा है, तो जो भी बदलाव आपका हो रहा है उस बदलाव को आपको नजर बना के रखनी है, दैट हैज टू बी देयर। तो मॉलिक्यूलर सर्विलेंस और जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, जैसे जेनेटिक लेवल पे आपने सीक्वेंस करके देखा और आपने देखा कि अच्छा ये इसमें बदलाव हो गया, इस जीन में चेंजेस हो गए, बदलाव हो गया, तो आप जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी नज़र रखे हुए। तो जब ये सब चीज़ें आप करते हो, व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, जब आपका मॉलिक्यूलर सर्विलेंस, जीनोम सीक्वेंसिंग, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अच्छा कोई ऐसा सब टाइप तो डेवलप नहीं हो रहा है जो कि ह्यूमन को भी बहुत अधिक इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इस पर चर्चा की गई है। कुछ एग्जांपल्स भी इस पर बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि जब बॉर्डर होता है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप डेवलप करते हो, तो फिर उसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका ह्यूज इम्पैक्ट आपका क्या पड़ता है, दैट वी शुड नो, हमें थोड़ा सा जानने का ज़रूरत है। तो इस पर अगर देखा जाए तो एक आर्टिकल भी है, हाउ गवर्नमेंट रैपिंग अप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सरकार के द्वारा भी कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। एंड जैसे हमारी पहले ये टॉपिक, पहले तो आप ये देख लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट को लिंक करके जीएस पेपर 3 के अंदर जो है प्रश्न बन सकता है। बॉर्डर मैनेजमेंट भी जीएस पेपर 3 का टॉपिक है, तो वहाँ भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है। तो देखो ये जो डॉक्यूमेंट एक जारी किया गया उसमें कहा गया कि जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, और इसमें चाइना के अलॉन्ग अगर देखा जाए, और इसके पीछे जो कई रीजंस भी हैं, जिस तरीके से चाइना का अप्रोच है, डोकलाम की बात करें, फिर उसके बाद जो चाइनीज़ आर्मी 2014 के अंदर चुमार रीजन के अंदर आई, फिर ऐसे बहुत सारे लेवल पे देखा जाए तो बॉर्डर गलवान क्लैशेस भी देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे वायलेंट क्लैशेस भी हैं, और चाइना का जिस तरीके से अप्रोच है, इस वजह से क्योंकि उन्होंने बॉर्डर के अलॉन्ग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना लिया है, तो इसलिए हमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। तो यहाँ पे LAC की तो कनेक्टिविटी डेवलप करना, रोड, ब्रिज, टनल के माध्यम से कनेक्टिविटी डेवलप करना, जहाँ जरूरत पड़े हाईवे, ब्रिजेज, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, फ्यूल पाइपलाइन, सारी चीज़ें हम लोग डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इसका फिर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप डेवलप करते हो तो आपका जो पूरा का पूरा वनरेबिलिटी भी बहुत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हाईली सेंसिटिव, इको सेंसिटिव एरिया आपका बन जाता है। यहाँ पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बहुत सारे पोस्ट होते हैं उनको भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है।
एंड कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट नेबरिंग कंट्रीज के अंदर भी हो रहे हैं। तो जैसे जो हमारा बॉर्डर है, अब जैसे मान लो बांग्लादेश, म्यांमार, ऐसे बहुत सारे ऐसे, नेपाल, भूटान, तो उनसे रिलेटेड जो बॉर्डर है वहाँ भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। जैसे रेलवे लिंक टू नेपाल, बांग्लादेश, महाकाली मोटेबल ब्रिज है, मैत्री सेतु त्रिपुरा और बांग्लादेश, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है जिसमें आपका मिजोरम और म्यांमार ये सारे इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बॉर्डर कंट्रीज के साथ भी डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पॉइंट याद रखना कि हम सिर्फ सिक्योरिटी डायमेंशन के लिए ही वी आर क्रिएटिंग और डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक सिक्योरिटी डायमेंशन एलएसी के अलॉन्ग है, बट डेवलपमेंट पर्पस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जा रहा है, बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना, नेपाल के साथ, या फिर जो आपका म्यांमार की बात करें। तो ये कुछ पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन की बात की जा रही है बिटवीन मोतीहारी नेपाल और अमलेखगंज इन नेपाल। हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन विद बांग्लादेश, ये भी आपका लेकर आया जा रहा है, जैसे कि जो पेट्रोल प्राइजेस है, रोड कंजेशन है, उसको रिड्यूस किया जा सके। भूटानीज ड्राई एयरपोर्ट पस्का बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल, उसको भी डेवलप आपका किया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि ये एग्जांपल याद रखना है, ये कंटेंट और कहीं मिलेगा नहीं आपको। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस पेपर 3 के अंदर मेंस में आता है, और उसमें आप इन एग्जांपल्स को कोट कर सकते हो। तो यहाँ पे चाहे दूसरे देश की इकोनॉमिक नीड हो, बांग्लादेश के साथ हमें अपने रिश्ते बनाने हो, डेवलपमेंट नीड्स हो, सिक्योरिटी एस्पेक्ट हो, हर तरीके से जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप किया जाता है। सिर्फ सिक्योरिटी डायमेंशन के अलावा भी डिफरेंट डायमेंशन है, ठीक है। वाई वेयर द टर्की अर्थक्वेक सो डेडली, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, इसमें जो कंटेंट है ना, इससे ज्यादा कंटेंट है उसमें, तो आप नीचे जाना, वीडियो बना हुआ है, तो आप देख लेना, उसमें थंबनेल से पता चल जाएगा, टर्की के ऊपर है, तो उसको देखना जरूर से, क्योंकि उसमें NEF NAF का कंसेप्ट है, फॉल्ट का कंसेप्ट है, अर्थक्वेक कैसे हुआ, क्यों हुआ, स्पेसिफिक ज्योग्राफी जो है पूरी की पूरी आपकी टर्की की, तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस्ड है, तो आपको गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी है, ये कोर्स मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। देखो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए, ऐसे बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स आपके आएंगे, एडवांस कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो ये आपका 18 फरवरी से कोर्स शुरू हो रहा है। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, प्लीज इसको मिस मत करना, क्योंकि 15 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 15 से 18 क्वेश्चन इन एरिया से होते हैं। यहाँ से देखो मैं कवरेज आपका जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक के जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं, एडवांस अच्छे खासे सारा आई विल कवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं, जहाँ पे 88 मार्क्स कट ऑफ जा रही है, 44 क्वेश्चन के कट ऑफ जा रही है, वहाँ पे 15-18 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और भी IR, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये भी मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो वो भी आप लोग गो थ्रू होना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। ये सारे कोर्सेस लेकर आ रहा हूँ। तो कैसे ज्वाइन करोगे, तो unacademy.com में जाना है, UPSC CSC सेलेक्ट करना है, UPSC CSC सेलेक्ट करना और कोड डालना SPLIV। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि पिछली बार कितने सारे प्रश्न आए थे। ये सारा स्क्रीनशॉट आप पॉज करके देख लेना, ठीक है। ये सब हिंदू से ही हैं, तो 14 क्वेश्चन थे, विद स्क्रीनशॉट आप देख लो, जो कंटेंट है ना वो वहीं से प्रश्न है। ये सिर्फ दिखाने का पर्पज ये है कि लोग ऐसे न्यूज़पेपर से स्टैटिक टॉपिक एडवांस साइंस के निकालते हैं, जो जिसको नहीं पता वो सोचेगा पता नहीं किस किताब से पूछ लिया है, ठीक है। ये आप देख लो, ये B और T सेल्स वाला ये है, बहुत न्यूज में था, ये आप देख लो। ये सब 18 क्वेश्चन, सॉरी 15 में से 14 प्रश्न थे आपके, ठीक है। तो इसका PDF मैं आपसे शेयर करूंगा सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे। कल जो आपका सेशन होगा हिंदू का, अब वो बहुत जल्दी हुआ करेगा, आई एम प्लानिंग फॉर इट, है ना, कि आपको जल्द से जल्द और मिल जाए, जिससे कि आपको थोड़ा सा आपके स्ट्रीमलाइन रहे चीज़ें, है ना। तो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेट मी रिजॉल्व इट, और एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। आप लोग सेशन को शेयर जरूर से करें, पार्टिसिपेशन जरूर से मेंटेन रखें, लाइक जरूर से करें, UI चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।